हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द नेट फार्मा। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट क्रॉनिक रीनल फेलियर। पिछली वीडियो में हमने एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में पढ़ा था। इस बार हम क्रॉनिक रीनल फेलियर के बारे में पढ़ेंगे। एक्यूट रीनल फेलियर और क्रॉनिक रीनल फेलियर दोनों इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से। ऐसी सिचुएशंस जिसमें किडनी फेलियर के चांसेस हो जाते हैं वो होती है एक्यूट रीनल फेलियर, जहाँ पर आप किडनी की फंक्शनिंग को दोबारा से रिकॉल कर सकते हो। रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, यानी कि किडनी दोबारा ठीक हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ पर कुछ कॉन्सेंट्रेशंस कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज आउट हो जाती हैं। जैसे कि अगर क्रिएटिनिन लेवल आप देखो तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, सीरम क्रिएटिनिन। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाती है उनकी। तो एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ पर आपका जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो अब रिकवर नहीं हो सकता। वो ऑलरेडी प्रोग्रेसिव डिक्लाइनिंग स्टेज पे पहुँच गया है, यानी कि वो घटता ही चला जा रहा है 3 महीने से कई और मंथ्स में। तो एक ऐसी किडनी फेलियर की सिचुएशन आ जाती है जिसमें अब किडनी ठीक नहीं हो सकती है। या तो उसका कोई थेरेपी के थ्रू ट्रांसप्लांटेशन होगा या फिर वो रिप्लेस होगी, और या फिर आप डायलिसिस आर्टिफिशियली उन पर्टिकुलर वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव आउट करोगे बॉडी से। नेक्स्ट है आपके स्टेजेस कौन कौन से हैं क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के। उसमें स्टेज 1 है जो हमने एक्यूट में भी पढ़ा था। स्टेज 1 में क्या होता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर 90 ml से ग्रेटर हो पर मिनट, तो हम कहते हैं कि तब तक किडनी डिसीज़ नहीं हुई है या फिर किडनी नॉर्मल फंक्शन कर रही है। लेकिन सेकेंड सिचुएशन में क्या होगा कि अगर पर्टिकुलर 60 से 89 ml पर मिनट तक भी माइल्ड रिडक्शन होता है जीएफआर में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में, तो हम कहेंगे कि 50% लॉस हो गया है फंक्शनिंग में। अगर वो 60 पहुंच जाता है जीएफआर तो हम कहेंगे कि 50% किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। थर्ड स्टेज होगी मॉडरेट रिडक्शन, जिसमें 30 से 60 ml के बीच में अगर कोई भी जीएफआर का रेटिंग है तो हम कहेंगे कि मॉडरेट रिडक्शन हुआ है, थर्ड स्टेज। देन फोर्थ स्टेज होगी सीवियर रिडक्शन, जिसमें 15 से 30 ml के बीच में अगर जीएफआर है तो वो सीवियर रिडक्शन है, यानी कि अब किडनी फेलियर बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए हैं उसके और काफ़ी हद तक किडनी फेल हो चुकी है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ स्टेज, जिसको हम लास्ट स्टेज बोलते हैं एंड स्टेज रीनल डिसीज, जिसमें जीएफआर लेस देन 15 ml हो जाता है पर मिनट, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लेस देन 15 ml हो गया है, जिसको हम बोलते हैं एंड स्टेज रीनल डिसीज़। यानी कि अब किडनी ठीक नहीं हो सकती है, अब किडनी रिप्लेस ही होगी या आपको आर्टिफिशियली उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी में से निकालना होगा बाय डायलिसिस मेम्ब्रेन। तो ये ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपके मेनली आप जस्टिफाई कर सकते हो कि कैसे क्रॉनिक किडनी डिसीज़ हुआ है। उसमें स्टेज 5 पर अगर कोई सिचुएशन पहुंच जाती है उसमें आप पता कर सकते हो कि अगर आपका यूरिन आउटपुट जो है वो लेस देन 15 ml, यानी कि 0.5 ml समथिंग और 0.3 ml अगर यूरिनेशन हो रहा है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी किडनी फेल हो चुकी है या किडनी अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है, ऐसे स्टेज पे पहुंच गई है जहाँ पे उसकी टोटल फंक्शनिंग लॉस हो गई है। सो वो स्टेज होती है अबाउट क्रॉनिक किडनी डिसीज़। नेक्स्ट है क्रॉनिक रीनल फेलियर के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि क्रॉनिक किडनी फेलियर कहिए, क्रॉनिक रीनल फेलियर कहिए या ईएसआरडी, एंड स्टेज रीनल डिसीज़, तीनों चीज़ें एक ही है। ये ऐसा प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल डिटोरिएशन है रीनल फंक्शन का, यानी कि बढ़ता ही चला जा रहा है। किसी भी किडनी का जो फंक्शनिंग एबनॉर्मल हुई थी, जो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही थी, वो सिचुएशन बढ़ती चली जा रही है कई महीनों के लिए। और उस केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जो बैलेंसिंग चलती थी, जो होम्योस्टेसिस मेंटेन्ड रहता था, इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंसिंग रहती थी, फ्लूइड्स की बैलेंसिंग रहती थी, उसको एक्सक्रीट आउट करती थी बॉडी। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते थे, जो एक्सेस में होते थे, वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाती है। और किडनी फेल होने पर जितने भी मेटाबोलाइट्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनकी सबकी बैलेंसिंग फेल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है यूरेमिया के चांसेस होते हैं या फिर एजोटिमिया, जिसको हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिया। यानी जितना भी प्रेजेंट होता है यूरिया वो फिल्टर आउट होना था ब्लड से, लेकिन वो फिल्टर आउट ना होके बॉडी में ही रिटेन हो जाता है, बॉडी में ही इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। उसको हम बोलते हैं यूरेमिया, यानी रिटेंशन ऑफ यूरिया। और सेकंड क्या होता है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, वो ब्लड में ही रिटेन रह जाते हैं, क्योंकि ब्लड से प्रॉपरली वो फिल्टर आउट नहीं हो पाते बाय किडनी।
सेकेंडली, अगर ये पर्टिकुलर एंड स्टेज रीनल डिसीजेज़ की सिचुएशंस आ रही हैं तो उस केस में सिर्फ एक ही हमारे पास चॉइस होती है कि या तो आप डायलिसिस मेम्ब्रेन के थ्रू उनको आर्टिफिशियली रिमूव करवाओ, या फिर आपको क्या करवाना है, रिप्लेसमेंट थेरेपी रखवानी है, यानी कि आप किडनी रिप्लेस करवाओ, किडनी ट्रांसप्लांट करवाओ, या फिर आप डायलिसिस मेम्ब्रेन के थ्रू ही उन नाइट्रोजनस वेस्ट को, उन पर्टिकुलर यूरिया को, सीरम क्रिएटिनिन को रिमूव आउट करवाओ अपनी बॉडी से, क्योंकि हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है। जो क्रॉनिक रीनल फेलियर है वो एक फिफ्थ और फाइनल स्टेज है क्रॉनिक फेलियर या क्रॉनिक किडनी डिसीज़ का, जिस स्टेज को हम बोलते हैं एंड स्टेज रीनल डिसीज़ ESRD। इसके बारे में मैंने फंक्शनली एक्यूट रीनल फेलियर वाली वीडियो में, वीडियो नंबर 1 में बताया हुआ है कि ESRD की सिचुएशंस कैसे आती हैं, उसके लिए आप कौन कौन से मेजरमेंट्स देखते हो कि यूरिन आउटपुट कितना होगा, सीरम क्रिएटिनिन लेवल कितना होगा। ESRD के बारे में मैंने उस वीडियो में शेयर किया है, आप उस वीडियो को सर्च आउट कर सकते हो फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन। क्रॉनिक रीनल फेलियर जो मेनली डिस्क्राइब होता है उसमें कुछ पर्टिकुलर रीजंस होते हैं। आप कॉजेज़ देखिए इसके कि क्रॉनिक किडनी डिसीज़ होने के लिए या क्रॉनिक रीनल फेलियर होने के लिए नंबर ऑफ़ डिसीजेज़ होते हैं या नंबर ऑफ़ कॉजेज़ होते हैं उसके, जिसमें पहला होता है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, तो इसीलिए डायबिटीज़ एक मेजर कॉज है रीनल फेलियर का, क्योंकि जो भी ब्लड वेसल्स पर्टिकुलर ब्लड फ्लो करवा रही हैं किडनी में उनको फिल्टर आउट करने के लिए, तो वो वीक हो जाती हैं, और जिसकी वजह से फर्दर प्रॉब्लम होती है फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम किडनी। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के केसेस में हम अभी फर्दर आगे पढ़ेंगे। ARF एक्यूट रीनल फेलियर, यानी कि शुरुआत ही एक्यूट रीनल फेलियर से होती है और तभी आपको क्रॉनिक रीनल फेलियर तक सिचुएशंस मिलती हैं। नेक्स्ट है सिस्टमिक लिम्फस इराथ्रोमेटोसिस। सेकंड है क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनीज एंड नेफ्रोटॉक्सिन्स। ये कुछ कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से क्रॉनिक किडनी डिसीजेज होते हैं या क्रॉनिक रीनल फेलियर के चांसेस हो जाते हैं, जिसमें मेन होता है आपका हाइपरटेंशन, एक्यूट रीनल फेलियर और डायबिटीज़ मेलाइटस। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे एक्यूट रीनल फेलियर से ही क्रॉनिक रीनल फेलियर के चांसेस होते हैं। अगर हम फर्दर यहाँ पर बॉमन्स कैप्सूल या किडनी का एक डायग्राम बनाए, किडनी को और जूम आउट करके यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं और उसमें पता करते हैं कि कैसे कैसे फंक्शनिंग उसकी इम्प्रॉपर हुई है। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ ये पर्टिकुलर किडनी का डायग्राम। ओके, दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ अ किडनी, जिसमें वो इनर पार्ट किडनी का शो कर रहे हैं। नेक्स्ट वी विल बी ड्राइंग अबाउट द लेयर्स ऑफ वेरियस किडनी, जैसे कि ये नेफ्रॉन्स हो गए आपके किडनी की, ये आपकी किडनी का आउटर लेयरिंग हो गई है। अगर हम इसको पर्टिकुलरली जूम आउट करें कि प्रॉपरली इसमें एक आर्टरी हमने बनाई है जो, और एक एफरेंट आर्ट्रियोल बनाया है, इसके थ्रू ब्लड जाता है, और जो ब्लू कलर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके थ्रू फिल्टर आउट जो हो जाता है ब्लड वो आता है। अगर हम देखें कि क्या केसेस हो सकते हैं फॉर कॉजिंग एनी काइंड ऑफ अ क्रॉनिक रीनल फेलियर, तो उसमें पहला केस आता है आपका हाइपरटेंशन का। तो उसके लिए हम पहले देखेंगे कि ये नेफ्रॉन होगी, जो आपकी फंक्शनल यूनिट होगी किडनी की, नेफ्रॉन होगी, यूरेटर्स हो गए, यूरेथ्रा होगा, प्रोस्टेट होगा। ये कुछ मैं टनल्स बना रही हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर डक्ट आएगा जहाँ पर प्रॉपरली यूरिनेशन प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट होते हैं, वहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी वहीं पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गए आपके बॉमन्स कैप्सूल। और ये इस पर्टिकुलर नॉर्मल फंक्शनिंग में किडनी की प्रॉपरली ब्लड फिल्टर आउट होता है, आराम से उसकी फिल्ट्रेशन होती रहती है, लेकिन जब कोई डिसीज़ स्टेट आती है तभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अकर होती हैं। यहाँ पर मैं जो दिखा रही हूँ, ये रेड कलर से जो शो किया है मैंने, ये बॉमन्स कैप्सूल है और इसमें फिल्ट्रेशन बहुत इजीली हो रहा है। नेक्स्टली क्या होगा कि अगर हम देखें कि ये वाला जो था इजीली यहाँ पे फिल्ट्रेशन चल रहा था ब्लड का। अब क्या हुआ अगर हाइपरटेंशन के केसेस हैं, तो हाइपरटेंशन के केसेस में क्या होगा, अगर मैं इसको जूम आउट करके देखूँ तो हम यहाँ पे एक नेफ्रॉन का एंडिंग बनाएंगे, या नेफ्रॉन का जो फ्रंट माउथ है हम उसको ड्रॉ करते हैं जूम आउट करके। तो ये हो गए आपके नेफ्रॉन्स, तो नेफ्रॉन्स का फ्रंट पोर्शन हो गया ये, और ये हो गया इसकी नेक पोर्शन नेफ्रॉन्स की। यहाँ के थ्रू ही पर्टिकुलर फिल्ट्रेशन होगा। तो यहाँ पर कुछ एफरेंट आर्ट्रियोल्स आती हैं। तो आर्ट्रियोल्स क्या होगी कि जब पर्टिकुलरली नॉर्मल फंक्शनिंग करती है हमारी किडनी, तो कुछ आर्टरीज अंदर ब्लड सर्कुलेट करती हैं। ये हो गई आपकी आर्टरीज। तो नॉर्मली जब हमारी किडनी काम करती थी तो ये आर्टरीज का साइज़ जो होता था ये बड़ा होता था,
लेकिन अगर किसी भी तरह से कोई पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन की, तो ये तो हो गई रीनल आर्टरी, अगर उसको हाइपरटेंशन की कोई सिचुएशंस अकर हो रही हैं तो उस केस में क्या होगा कि जो ये ब्लड वेसल्स होंगी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो तरह केसेस ऑफ अर्थेरोस्क्लेरोसिस, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शंस वहाँ पर क्रिएट हुए होंगे जो तरह अर्थेरोस्क्लेरोसिस, तो उसमें क्या होता है थिकनिंग हो जाती है इसकी, तो जब वो मतलब थिकनिंग हो जाती है, स्वेल अप हो जाती है, तो उससे जो ये पर्टिकुलर आर्टरी जो अंदर इस पर्टिकुलर ब्लड को फ्लो आउट कर रही थी, ठीक है, ये ल्यूमन है, वो क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। सी आप देख सकते हो पहले ये बहुत बड़ी साइज़ की थी और जब ये ब्लड को अंदर सर्कुलेट कर रही है तो इसकी जो थिकनेस है वो बहुत डिक्रीज़ हो गई है, तो उससे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज़ होगा सो क्या होगा कि प्रॉपरली ब्लड अंदर नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो एफरेंट आर्ट्रियोल में तो प्रॉपरली ब्लड अंदर नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या होगा कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। भाई एक पाइप था हमारे पास, बहुत चौड़ा पाइप था, तो उसके थ्रू जब कोई ब्लड जाता था तो वो आराम से अंदर फिल्टर आउट होता था। नेक्स्टली क्या हुआ कि उसकी थिकनिंग बढ़ गई, तो मतलब कि उसमें जो ब्लड है वो ब्लड है या जो पानी है वो अब कम जाएगा उसके थ्रू, तो क्या होगा कि जो अंदर फिल्ट्रेशन होना था वो डिक्रीज़ हो जाएगा। सो जीएफआर की सिचुएशंस जो होंगी वो डिक्रीज़ आउट हो जाएंगी। सो ये होता है मेनली हाइपरटेंशन में। अब जैसे ही इस पर्टिकुलर जो ये मतलब ब्लड वेसल्स आपकी शॉर्ट हो गई हैं, उससे हाई ब्लड प्रेशर होगा, उससे जीएफआर डिक्रीज़ होगा, तो एक ट्रिगर होगा, ब्रेन को ट्रिगर होगा कि एक रेनिन सिक्रीट करे, और उससे रेनिन क्या करेगा, एक एंजियोटेंसिन सिस्टम, जो एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है, एक्टिवेशन ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जिसको हम रास सिस्टम बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी। या ये समझ लीजिए कि क्योंकि यहाँ पर जीएफआर डिक्रीज़ हो गया है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गई है, तो उसकी वजह से रेनिन एक्टिवेट हो जाएगा, और रेनिन एक्टिवेट होते ही रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है कि प्रॉपरली ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है। अब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ही क्या था कि ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बढ़ी हुई थी, तो ये दोबारा से क्या क्रिएट करेगा, हाइपरटेंशन की सिचुएशंस। तो ये जो साइकिल होती है ये कंटिन्यू चलती रहती है। हाइपरटेंशन बढ़ी हुई थी, उसके बाद वो जीएफआर को डिक्रीज़ कर देगी, जीएफआर डिक्रीज़ होते ही ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ होते ही वो रेनिन को सिक्रीट करवाएंगे, फिर वो रास सिस्टम पूरा सिक्रीट होगा, मतलब एक्टिवेट हो जाएगा, और रास सिस्टम एक्टिवेट होते ही वो ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे। तो ब्लड प्रेशर बढ़ते ही ऑलरेडी हाइपरटेंशन के केसेस थे, हाइपरटेंशन के केसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो ये साइकिल पूरी एक साथ चलती रहती है। ये पूरी साइकिल क्या करती है, अब क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सी, जैसे ही ये पर्टिकुलर जो ल्यूमन है वो स्वेल अप हो जाएगी, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो वो एक सिचुएशन कॉज करेगी, दैट इज़ ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, यानी कि थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, या थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द वेसल्स इन द बॉमिन्स कैप्सूल, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, और जिसकी वजह से फर्दरली वो रिफ्लेक्ट करेगी इस्चेमिक इंजरी। ठीक है, इस्चेमिक इंजरी वो इफेक्ट करेगी, और जिससे क्या हो जाएगा, जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट थे उनका प्रॉपर्ली लॉस हो जाएगा। सो ये सिचुएशंस हो जाती हैं जब कोई भी हाइपरटेंसिव सिचुएशंस या हाइपरटेंसिव डिसीज स्टेट होती है, और उसके साथ साथ जब जीएफआर आपका डिक्रीज हो जाए। नेक्स्टली जो थर्ड मेन स्टेप होता है जिसकी वजह से मेनली किडनी फेलियर होते हैं, दैट इज़ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। सो डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जिसके ये सिम्टम कह दीजिए, कॉज कह दीजिए कि क्रॉनिक किडनी फेलियर का, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं। सी अगर आप एक सेक्शन कट करो इस पर्टिकुलर पोर्शन का, बॉमिन्स कैप्सूल का, तो आप इसको जूम आउट करके देख सकते हो कि कैसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी इसको मेनली अफेक्ट करेगी। तो मैं इस पार्ट को जूम आउट करके यहाँ पर शो करने वाली हूँ कि कैसे कैसे ये पर्टिकुलर स्टेज आती है। ये पर्टिकुलर पार्ट मैं यहाँ पर एक जूम आउट करके बनाने वाली हूँ। सो ये पूरा अंदर का पार्ट हो गया किसी भी नेफ्रॉन का, बॉमिन्स कैप्सूल का। सो आप इसमें ये पार्ट्स देख सकते हो, जिसको मैं अलग अलग कलर से आइडेंटिफाई करवा रही हूँ। अब जैसे ही कोई भी डायबिटिक नेफ्रोपैथी वाली सिचुएशंस होती हैं तो उसमें 4 चीज़ें हो जाती हैं। फर्स्ट होती है आपकी मेसेंजियल एक्सपेंशन, नेक्स्ट है आपका मेसेंजियल सेल प्रोलिफरेशन, नेक्स्ट है
प्यूडोसाइटोपैथी, जिसमें इंक्लूड होता है हाइपरट्रॉफी एंड एट्रॉफी। प्यूडोसाइटोपैथी में हाइपरट्रॉफी एंड एट्रॉफी इंक्लूड होता है, जिसमें थिकनिंग ऑफ मसल्स हो जाती है। एंड लास्ट वन इज़ द GBM थिकनिंग, दैट इज़ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग। ये होता है थर्ड स्टेप। ये 3 स्टेप्स होते हैं। फोर्थ होता है आपका स्क्लेरोसिस, जिसमें हार्डनिंग और थिकनिंग हो जाती है, जो भी हमने हाइपरटेंशन के केस में पढ़ा है। सो फोर्थ वन इज़ द स्क्लेरोसिस। अभी हम हाइपरटेंशन में पढ़कर आए हैं। सो ये 4 मेन कॉजेज़ होते हैं या 4 मेन रिजल्ट्स होते हैं जब किसी भी पर्सन को डायबिटिक नेफ्रोपैथी हुई हो, उसकी वजह से उसके किडनी फेलियर हुई हो। तो इसको अगर आप फर्दरली समझो, तो जब डायबिटीज़ इंड्यूस होती है किसी भी पर्सन में, उसका एक मेन कारण होता है कुछ रिस्क फैक्टर्स। कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? वो हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक तरह का रिस्क फैक्टर है, यानी किसी पर्सन को अगर हाइपरटेंशन है तो ऑब्वियसली हो सकता है कि उसकी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज़ आउट हो जाएगा। इंक्रीज़ आउट होने की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होती है। सो ये रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज़ से क्या होगा कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हाई ग्लूकोज लेवल हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया। और हाइपरग्लाइसीमिया की सिचुएशंस की वजह से क्या होगा, ROS के जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, दैट इज़ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़। जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो वो क्या कॉज करता है, वो सर्टेन कैस्केड सिचुएशंस अकर करता है, जिसमें फर्स्ट सिचुएशन आपकी आती है, इसमें मैं फर्दर यहाँ पर मेंशन करने वाली हूँ, दैट इज़ द ग्रोथ फैक्टर्स कुछ स्टिमुलेट हो जाते हैं, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस सिक्रेट हो जाते हैं, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ये जो ROS है ये पूरा का पूरा ये सिस्टम एक्टिवेट कर देता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर क्रिएटिंग दीज 4 सिम्टम्स या 4 कॉजेज़, जैसे कि वैसे मैसेंजल एक्सपेंशन, मैसेंजल सेल प्रोलिफरेशन, स्यूडोसाइटोपैथी और GBM थिकनिंग और स्क्लेरोसिस। जो मैंने 4 रीजंस बताए, यही मेन कारण होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह से जब किडनी फेलियर होती है। तो फर्दर हम फिर से चले जाते हैं अपने क्रॉनिक रीनल फेलियर, जो हमने बताया था स्टार्टिंग में कि इसके 4 मेन कारण हैं, एक्यूट रीनल फेलियर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और किडनी डिसीज़। सो हाइपरटेंशन को हम कह सकते हैं कि इरिवर्सिबल लॉस ऑफ नेफ्रॉन्स, कि जब कोई भी जब नेफ्रॉन का लॉस हो गया है वो इरिवर्सिबल है, यानी कि अब वो दोबारा से ठीक नहीं हो सकते हैं, अब वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। तो उसमें एक सिचुएशंस आती है जिसमें क्या होता है कि कुछ नेफ्रॉन्स जो ख़राब हो गए हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, वेयर एज जो नेफ्रॉन्स अभी भी वर्किंग में हैं, जो गुड कंडीशंस में हैं, वो क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं, जो मैं यहाँ पर अभी मेंशन करने वाली हूँ एक डायग्राम के थ्रू, कि जो इरिवर्सिबल लॉस ऑफ नेफ्रॉन में हम बता रहे हैं कि कुछ नेफ्रॉन्स जो हैं उन्होंने अपनी एक्टिविटी करना बंद कर दिया है, वेयर एज कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे हैं जो अभी भी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और वो प्रॉपरली काम करते हैं। सो मैं इसको अगर जस्टिफाई करूँ तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, या आप कह सकते हो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हायर रेट पे इंक्रीज़ हो जाता है या हायर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो जाता है। सो मैंने यहाँ पर लिखा है ग्लोमेरुलर हाइपर फिल्ट्रेशन, क्योंकि एक ही नेफ्रॉन से सारा का सारा फिल्ट्रेशन हो रहा है तो वो हाइपर सिचुएशन हो जाती है, ज़्यादा फिल्ट्रेशन होता है एक ही नेफ्रॉन से। सपोज़ मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपके 2 नेफ्रॉन्स हैं, ठीक है। सो दिस वन इज़ द फर्स्ट वन जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, और दिस विल बी द सेकेंड वन अदर साइड, कि ये आपका सेकेंड नेफ्रॉन हो गया। अब ये समझ लो कि जो उधर लेफ़्ट वाला नेफ्रॉन है उसने काम करना बंद कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा कि सपोज़ दिस इज़ द लॉस ऑफ नेफ्रॉन, ये तो ख़राब हो गए और ये अभी भी फंक्शनल है। तो उस केस में क्या होगा, जितना भी ब्लड सर्कुलेट होना था वो सारा एक नेफ्रॉन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जो काम कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि सिर्फ ये वाला नेफ्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा काम करेगा और इस पूरे ब्लड को फिल्ट्रेट करेगा, जिससे क्या होगा, इंक्रीज GFR, यानी अर्ली स्टेज में, शुरुआत की स्टेज में क्या होगा कि ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा, क्योंकि एक ही नेफ्रॉन सारा काम कर रहा है। तो इंक्रीज्ड GFR इन फंक्शनल न्यूरॉन, तो ये होगा आपकी अर्ली स्टेज। फिर कुछ ऐसी स्टेज आती हैं जिसमें क्या होगा कि ये न्यूरॉन भी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि तो ये होगी आपकी अर्ली स्टेज जिसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। फिर उसके बाद कुछ ऐसी स्टेज आएगी कि जिसमें हमने अभी हाइपरटेंशन इस केस में पढ़ा था कि अगर ज़्यादा फिल्ट्रेशन होने लगे तो कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें क्या होगा, ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, यानी कि थिकनिंग हो जाएगी, हार्डनिंग हो जाएगी वेसल्स की, बोमेन्स कैप्सूल्स में जो वेसल्स प्रेजेंट है उसकी हार्डनिंग हो जाएगी, थिकनिंग हो जाएगी,
और जिसकी वजह से क्या होगा कि पर्टिकुलरली नेफ्रॉन्स जो काम कर रहे थे उनका भी लॉस हो जाएगा, यानी कि इरिवर्सिबल लॉस ऑफ नेफ्रॉन, यानी अब वो किसी भी तरह से ठीक नहीं हो सकते हैं। सो इस इरिवर्सिबल से हायर फिल्ट्रेशन हुआ, अर्ली स्टेज में ज़्यादा फिल्ट्रेशन हुआ, जिससे ये पर्टिकुलर पूरी साइकिल चलती रहेगी और इसकी वजह से जितने भी नेफ्रॉन्स काम कर रहे थे वो भी बंद हो जाएंगे और एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसमें टोटल लॉस ऑफ नेफ्रॉन हो जाएगा। पूरी की पूरी लास्ट स्टेज जो होगी उसमें क्या होगा कि ये पूरा जो काम कर रहा था वो पूरा का पूरा काम करना बंद कर देगा और दिस विल बी द लेट स्टेज, जिसमें क्या होगा कि जो भी फंक्शनिंग हो रही थी वो सारी रुक जाएगी और जितना भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट था वो डिक्रीज़ हो जाएगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा और कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाएंगी जिसमें ब्लड में यूरिया ज़्यादा प्रेजेंट हो जाएगा, दैट इज़ द कॉजिंग ऑफ यूरेमिया। और इसी की वजह से कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिससे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगी, यानी कि जितने भी बैलेंसिंग सिचुएशंस थी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर। आई होप you like this video. Do like, share and subscribe my channel Net Pharma. Thank you so much.